तो कहानी की शुरुआत में हमें रोयस नाम के एक आर्मी के जवान को दिखाया जाता है जो आसमान से नीचे की तरफ गिर रहा था। अचानक से जब उसकी आंख खुलती है तो वो नीचे गिरते हुए अपने पैराशूट को खोलने की कोशिश करता है और कई बार कोशिश करने के बाद उसका पैराशूट खुल जाता है, जिसके बाद वो एक जंगल में आकर के गिरता है, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं लगती है। जंगल में नीचे गिरने के बाद वो इस समय ये सोच रहा था कि आखिर वो किस जगह पर है। वो उठता है और उठने के बाद कुछ करता उससे पहले ही ठीक उसके पीछे एक और इंसान आकर के गिरता है और उस इंसान के हाथों में 2 गन थी। रोयस उससे पहले ही कह देता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मुझ पर गोली मत चलाना। इसके बाद वो इंसान कहता है कि मेरा नाम कुचिलो है और मैं तो मेक्सिको में था, लेकिन मैं यहाँ कैसे आ गया। इसके बाद ये लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो तभी एक इंसान और आकर के नीचे गिरता है, लेकिन उसका पैराशूट नहीं खुलता है, इसलिए वो मारा जाता है। खैर तभी पीछे से कोई इनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है। रोयस बचते हुए उस इंसान के पीछे जाता है और उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। रोयस कहता है कि हम पर गोली चलाना बंद करो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है। जो हम सबको यहाँ पर भेज रहा है वो हमारा दुश्मन है, उसे मारना है। इसके बाद वो इंसान रोयस की बात मान लेता है। इसके बाद वो इंसान कहता है कि मैं निकोलाई हूँ और मैं तो आतंकवादी दल का रूसी सैनिक हूँ। हम सब यहाँ पर आए कैसे और यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। तभी ये लोग अपने पीछे देखते हैं तो इनके ऊपर कोई गन पॉइंट करके रखा हुआ था और वो एक लड़की थी, उसका नाम इजाबेल था। ये लोग इजाबेल से कहते हैं कि हम लोगों को भी तुम्हारी तरह यहाँ पर भेजा गया है, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। इसके बाद इजाबेल कहती है कि उस तरफ और पैराशूट पड़ा हुआ है और मेरा एक दोस्त पेड़ के ऊपर फंसा हुआ है। इसके बाद इजाबेल इन लोगों को अपने दोस्तों के पास लेकर के जाती है और फिर इनकी मुलाकात होती है स्टैंज और मुम्बासा से। और जो इनका दोस्त पेड़ पर फंसा हुआ था वो एडविन था और वो एक डॉक्टर भी है। अब एडविन को नीचे उतारने के लिए रोयस अपनी गन चलाता है और पेड़ की टहनी को काट देता है और इस तरीके से एडविन नीचे आकर के गिरता है। इसके बाद रोयस कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। उसकी यह बात सुन करके सभी लोग सहमत थे और उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद इनकी मुलाकात यकूजा से होती है। वो खड़े होकर के जंगल में बहुत ही प्राचीन चीज को देख रहा था जो कि काफी पुराना था और बहुत अजीब दिख रहा था। यह देख करके मुम्बासा कहता है कि सबसे पहले हमें अपनी लोकेशन पता करनी होगी, आखिर हम कौन से जंगल में हैं, तभी हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। यह पता करने के लिए ये लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर आगे जाने के बाद निकोलाई को एक फूल दिखाई देता है। वो फूल को टच करने वाला था, लेकिन एडविन कहता है कि इस फूल को टच मत करो, क्योंकि अगर इस फूल का एक बूंद तुम्हारे शरीर के अंदर चला गया तो तुम्हारे पूरे शरीर को पैरालाइज कर देगा। उस फूल को वो अपने चाकू पर लगा लेता है। इसके बाद निकोलाई उसे शुक्रिया कहता है और ये लोग फिर आगे बढ़ते हैं। जंगल में जब ये लोग आगे जाते हैं तो इन लोगों को कुछ दूर पर एक पिंजड़ा जैसा दिखाई देता है जो काफी बड़ा था और ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर किसी को रखा गया है। यकूजा बड़ी हिम्मत दिखाते हुए उसके पास जाता है और उसके ऊपर रखे पर्दे को हटाता है, लेकिन इन लोगों को उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन इन्हें ये बात मालूम चल चुका था कि इसके अंदर जो कुछ भी था उसी से इन्हें फाइट करना है और उसी चीज से फाइट करने के लिए इन लोगों को जानबूझ करके यहाँ पर भेजा गया है और अब वो चीज आजाद है और इनके सामने कभी भी आ सकती है। खैर इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं और एक जगह पर जाने के बाद ये लोग ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर ढेर सारा ट्रैप बिछाया गया था। हालांकि इनकी किस्मत साथ दे रही थी, इसलिए इन ट्रैप में कोई भी नहीं फंसता है। ट्रैप को इतने खतरनाक तरीकों से बिछाया गया था कि अगर कोई गलती से फंस भी जाता तो उसका मरना पक्का था। अब जो इजाबेल थी वो भागते हुए एक ट्रैप में आकर के गिर जाती है, लेकिन वो नीचे गिरने से पहले ऊपर की जमीन को पकड़ लेती है और तभी मौके पर रोयस आ करके उसे बाहर की तरफ खींच लेता है। इसके बाद ये लोग फौरन गन लेकर के लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी इजाबेल को दूर पर एक टारगेट दिखाई दे रहा था। इजाबेल कहती है कि उसे मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही मरा हुआ है और इस ट्रैप को इसी इंसान ने ही बिछाया था, लेकिन ये ट्रैप इन लोगों के लिए नहीं बल्कि उसके लिए है जिससे इन्हें फाइट करना है। रोयस कहता है कि हमें फौरन यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। जिस चीज से हमें फाइट करना है उसी ने ही इस इंसान को मारा है। उसी समय मुम्बासा बरगद की पेड़ पर देखता है और ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा था और सच में कोई चीज थी जो इन लोगों के ऊपर नजर रख रही थी, लेकिन इन लोगों में से कोई भी उस चीज को नहीं देख पा रहा था। खैर इसके बाद ये लोग जंगल में आगे जाते हैं और इन्हें यहाँ से खुला आसमान दिखाई देता है। इस प्लेनेट पर से इन लोगों को बाकी के जो ग्रह थे वो साफ साफ दिखाई दे रहे थे।
इससे इन लोगों को ये बात तो मालूम चल जाता है कि इन लोगों को दूसरी ग्रह पर भेजा गया है और इन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए वो स्पेसशिप ढूंढनी होगी जिससे ये लोग यहाँ पर आए हैं। अब जब ये लोग जंगल में आगे जाते हैं तो इन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि इनकी तरफ कोई चीज भाग करके आ रही है और वो चीज कोई कुत्ते की जैसा बहुत ही खतरनाक जानवर था जो इन लोगों की तरफ जोरों से भागते हुए आ रहा था। एक के बाद एक करके बहुत सारे जानवर इनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन ये लोग भी पीछे नहीं हटते हैं, अपनी गन को लेकर के उससे फाइट करते हैं। लेकिन आखिरी में एक जानवर था जो इजाबेल के बहुत करीब आ गया था। उसे लगता है कि वो अब नहीं बच पाएगी, इसलिए वो अपने आप को मारने वाली थी। लेकिन तभी एक सीटी बजती है और सीटी को बजने के बाद वो जानवर रुक जाता है और यहाँ से लौट करके चला जाता है। अब इससे इन्हें ये बात तो मालूम चल जाता है कि कोई तो है जो इन जानवरों को कंट्रोल कर रहा है और वो हमें मारना नहीं चाहता है, बल्कि वो हमारे साथ खेल खेल करके हमारा शिकार करना चाहता है। वो शिकारी है और हम उसके शिकार हैं। इन लोगों को इस बात का महसूस होता है कि इनके ग्रुप का एक बंदा तो गायब है और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि कुचीलो था। उसे गहरी चोट लगी हुई थी और वो एक जगह पर बैठ करके बोल रहा था कि मुझे आकर के बचा लो। तरस खा करके इजाबेल उसे बचाने के लिए जा रही थी, लेकिन रोएस उसे रोक देता है और वो कहता है कि ये हमें फंसाने की चाल है। यह कहने के बाद वो एक पत्थर उठाता है और उसे कुचीलो की तरफ फेंकता है और उसी समय उस पत्थर के कई टुकड़े हो जाते हैं। दरअसल उसके चारों तरफ इनविजिबल पावरफुल दीवार थी जिससे इनकी मौत भी हो सकती थी। अब कुचीलो तो मर चुका था, उसे बचाने का कोई फायदा नहीं था, ये बात तो इन्हें मालूम थी। इसलिए ये लोग उसे वहाँ पर छोड़ करके आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। लेकिन इजाबेल जाने से पहले कुचीलो को शूट करके उसे जान से मार देती है ताकि उसे ज्यादा तकलीफ न महसूस करना पड़े। इसके बाद ये लोग जंगल में आगे बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कुछ बस्ती बसाया गया था। लेकिन यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि बहुत से अजीब लोगों को अजीब तरीके से मारा गया था और यहाँ पर इन लोगों को एक ऐसी अजीब चीज दिखाई देती है जिसे बांध करके रखा गया था। अब जैसे ही निकोलाई उस चीज के करीब जाने की कोशिश करता है तो तभी वो चीज जग जाती है और इनके ऊपर चिल्लाने लगती है। ये लोग काफी डर जाते हैं और वो चीज दिखने में भी बहुत खतरनाक दिख रहा था। ये लोग उसका नाम नरभक्षी रखते हैं। उसी समय कोई चीज मुम्बासा के ऊपर हमला कर देती है और बहुत ही बुरी तरीके से उसकी मौत हो जाती है। आवाज को सुन करके ये लोग फायरिंग तो करते हैं, लेकिन वो चीज इन्हें दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि वो चीज इनविजिबल थी। ये लोग सभी लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन मार नहीं पाते हैं क्योंकि वो चीज गायब थी और वो चीज इन लोगों को उठा करके बहुत दूर तक फेंक दे रही थी। ये लोग जंगल की तरफ भागने की कोशिश करते हैं और एक झील तक आकर के पहुंच जाते हैं। जल्दी की वजह से ये लोग सामने की तरफ नहीं देखते हैं और जा करके नीचे की तरफ गिर जाते हैं। इसके बाद हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो इनके ऊपर हमला कर रहे थे। दरअसल ये सभी लोग नरभक्षी थे जो इंसानों का शिकार करने के लिए आए थे। खैर अब इधर ये लोग नदी में से बाहर निकल करके किनारे पर आते हैं। यहाँ पर इजाबेल इन लोगों से कहती है कि हमें फौरन उस स्पेसशिप को ढूंढनी होगी जिससे ये लोग हमें यहाँ पर लेकर के आए हैं। इस जंगल के किसी न किसी कोने पर वो स्पेसशिप जरूर होगी। अगर हम सब उस तक पहुँच जाते हैं तो हम सबकी जान बच सकती है। इसके बाद जब सभी लोग जंगल में विश्राम कर रहे थे तो एडविन के पीछे कोई अजीब चीज पड़ जाती है। इजाबेल अपने स्नाइपर से निशाना लगाती है और उस अजीब चीज को शूट कर देती है जिसकी वजह से उस दानव की मौत हो जाती है। लेकिन इसके बाद इजाबेल कहती है कि इसे मैंने नहीं मारा है, मेरा निशाना चूक गया था। यह सुनने के बाद इन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई और है जो इनके आसपास है और तभी वो चीज गायब हो करके रोएस के पीछे आ जाती है। लेकिन वो चीज कोई नरभक्षी नहीं था, वो तो एक इंसान था जिसका नाम नोलैंड था। वो इन लोगों से कहता है कि थोड़ा शोर शराबा कम किया करो, तुम्हारी आवाजों को सुन करके वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसके बाद वो कहता है कि अगर तुम लोगों को अच्छी जगह पर रात गुजारनी है तो मेरे साथ चलो। ये लोग उस पर विश्वास करके उसके पीछे पीछे जाते हैं और वो इन लोगों को एक स्पेसशिप के पास लेकर के जाता है। अंदर ले जाने के बाद नोलैंड इन लोगों को बताता है कि वो यहाँ पर 2 सालों से रह रहा है। ये स्पेसशिप सदियों पुरानी है और यहीं पर पड़ी हुई थी। यहाँ पर रहते हुए मुझे आदत हो गई है और मैं नरभक्षियों को आराम से मार पाता हूँ। अगर तुम लोगों को वो स्पेसशिप ढूंढनी है जिससे हम लोग यहाँ पर आए थे तो सुबह हो जाने के बाद हमें साथ में निकलना होगा। इसके बाद नोलैंड सोने के लिए चला जाता है और ये लोग भी जा करके आराम करते हैं और कुछ समय बीत जाने के बाद इन लोगों को यहाँ पर धुआं आता हुआ दिखाई देता है और वो धुआं नहीं बल्कि एक जहरीली गैस थी जो नोलैंड अंदर छोड़ रहा था इन लोगों को मारने के लिए। नोलैंड इन लोगों को इसलिए मारना चाहता था ताकि वो इन लोगों को नरभक्षियों के हवाले सौंप सके। जहरीली गैस अंदर जाने के बाद कुछ की तो हालत खराब होने लगती है। रोएस मुंह पर कपड़ा बांध करके दरवाजे को तोड़ने के लिए गन फायरिंग करता है और गन की आवाज सुन करके नरभक्षी यहाँ पर आकर के पहुँच जाते हैं। नोलैंड बाहर की तरफ था इसलिए नरभक्षी से उसे सबसे पहले खतरा था। वो भाग करके यहाँ से जाने की कोशिश करता है लेकिन नरभक्षी ठीक उसके सामने आ जाता है और उसे जान से मारने के बाद उसके शरीर के कई टुकड़े कर देता है। अब ये लोग भी
उस स्पेसशिप से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे और इन लोगों को उस नरभक्षी से भी बचना था। लेकिन अब वो नरभक्षी अंदर आ चुका था। निकोलाई उस पर शूट करता है और ये लोग भागने की कोशिश करते हैं। हालांकि एडविन यहाँ से भाग जाता है लेकिन निकोलाई नहीं भाग पाता है। नरभक्षी सामने से आकर के निकोलाई को पकड़ लेता है, लेकिन मरने से पहले निकोलाई अपने हाथ में ग्रेनेड लेता है और उसकी पिन को खींच देता है। तेज धमाके के साथ वो खुद भी मरता है और नरभक्षी को भी जान से मार देता है। अब बाकी के लोग जब भागने की कोशिश करते हैं तो नरभक्षी इनके सामने भी आ जाता है और वो कुछ करता उससे पहले ही उस नरभक्षी के ऊपर स्टैंज आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन उन सबको बचाने के चक्कर में स्टैंज बेचारा मारा जाता है। तभी यहाँ पर और भी नरभक्षी आ जाते हैं। अब बाकी के लोगों को पता था कि ये लोग नरभक्षी को नहीं मार सकते हैं, इसलिए ये लोग भाग करके अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी याकुजा कहता है कि तुम सभी लोग आगे निकल जाओ, मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद सभी लोग आगे की तरफ निकल जाते हैं और याकुजा उस नरभक्षी से फाइट करने के लिए चला जाता है। वो नरभक्षी से जा करके फाइट करता है और उसका डट करके मुकाबला करता है। एक नरभक्षी को जान से मारने के बाद वो दूसरे वालों को भी जान से मार देता है। लेकिन उस नरभक्षी को मारने के बाद याकुजा भी उसके साथ मारा जाता है, क्योंकि उसके शरीर पर भी काफी ज्यादा घाव लग चुका था। बाकी के लोग भागते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन भागते वक्त एडविन के पैर में चोट लग जाती है और वो चल नहीं पा रहा था। वो कहता है कि मुझे छोड़ करके मत जाओ, मुझे भी अपने साथ लेकर के चलो। हालांकि इजाबेल उसके साथ में थी, लेकिन रोएस कहता है कि मैं यहाँ पर रुक करके अपनी जान नहीं गंवाना चाहता हूँ। यह कहने के बाद वो इन लोगों के साथ में रुकता नहीं है, बल्कि वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन रोएस उस नरभक्षी के पास जाता है जिसे बांध करके रखा गया था। वो नरभक्षी से कहता है कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन मुझे वो स्पेसशिप दिखानी होगी जिससे हम यहाँ पर आए थे, क्योंकि हम सबको अपनी ग्रह पृथ्वी पर वापस जाना है। वो नरभक्षी रोएस की बात सुन करके मान जाता है, जिसके बाद रोएस भी उस पर भरोसा करके जा करके उस नरभक्षी को आजाद कर देता है। अब आजाद हो जाने के बाद वो नरभक्षी रोएस को कुछ नहीं करता है, बल्कि वो अपने हाथों में लगे गैजेट को ऑन करता है और उसमें बाकी के ग्रहों के साथ पृथ्वी ग्रह भी दिख रहा था और ये लोग इस ग्रह से पृथ्वी ग्रह पर कैसे जा सकते हैं इसमें वो भी दिख रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर वो नरभक्षी आ जाता है जिसने इसे बांध करके रखा था। इसके बाद इन दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट होने लगती है और रोएस मौका देख करके यहाँ से निकल जाता है और काफी समय के फाइट के बाद जो बुरा वाला नरभक्षी था वो अच्छे वाले को हरा देता है और वो उस नरभक्षी को जान से मार देता है जिसने रोएस की मदद की थी। लेकिन मारने से पहले वो नरभक्षी कहता है कि तुम एक गद्दार हो और तुम्हारे जैसे लोगों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। इधर हमें इजाबेल और एडविन को दिखाया जाता है। ये लोग एक खाई में फंस चुके थे। एडविन को पता नहीं क्या हो जाता है, इजाबेल ने उसकी मदद की थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने चाकू को निकालता है जिस पर फूल का जहर लगा हुआ था और उस चाकू को लेकर के वो इजाबेल के गले को काट देता है। इजाबेल को चोट नहीं लगती है, बल्कि वो जो जहर था वो उसके शरीर के अंदर जा चुका था। लेकिन तभी यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए रोएस आ जाता है। इजाबेल कुछ बोल नहीं पा रही थी। इसका फायदा उठा करके एडविन कहता है कि हमारे ऊपर नरभक्षी ने हमला किया था और उसने किसी चीज से इजाबेल को मार दिया है, तब से उसका यही हाल है। रोएस इन दोनों को खाई से बाहर निकालता है। इसके बाद एडविन पीछे से रोएस को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन रोएस उसे पकड़ लेता है और उस जहर वाले चाकू को उसके गले में ही घुसा देता है, जिसकी वजह से एडविन की मौत हो जाती है और रोएस इजाबेल को लेकर के यहाँ से जाने लगता है। लेकिन जो बुरा वाला नरभक्षी था वो अभी जिंदा था और वो रोएस को मारने के लिए यहाँ पर आ जाता है। मौका देख करके रोएस चारों तरफ आग लगा देता है और वो इनके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो नरभक्षी से ज्यादा ताकतवर नहीं था, इसलिए वो उससे हार जाता है। इसके बाद वो नरभक्षी रोएस के गले को काटने के लिए उसके पास आता है। वहीं पास में ही इजाबेल थी और उसका शरीर धीरे धीरे पैरालाइज हो रहा था। वो बड़ी मुश्किलों से अपने स्नाइपर गन को उठाती है और वो नरभक्षी के ऊपर निशाना लगा करके उसे शूट करके मार देती है। लेकिन तभी नरभक्षी मरने से पहले अपने हथियार से इजाबेल के ऊपर हमला कर देता है। मौका देख करके रोएस उठता है और एक हथियार को लेकर के उस नरभक्षी के सर को धड़ से अलग कर देता है, जिसकी वजह से मौके पर उसकी मौत हो जाती है और रोएस की जान बच जाती है। इसके बाद रोएस चल करके इजाबेल के पास जाता है और उसके जख्मों पर कपड़ा बांध देता है, जिसकी वजह से उसका जो खून था वो रुक जाता है। इजाबेल एक प्यारे सी स्माइल करती है और ये दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। उसी जगह पर बैठे बैठे सुबह हो जाती है और जब अगले दिन सुबह में ये लोग आसमान की तरफ देखते हैं तो इन लोगों को आसमान से और भी पैराशूट आते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें कुछ इंसान थे और कुछ नरभक्षी थे। तभी रोएस कहता है कि चलो चल करके हम यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढें और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।